आज हम कक्षा 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काका कालेलकर द्वारा लिखित लेख प्रकृति का सानिध्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। काका कालेलकर का जन्म सन 1885 ईस्वी में हुआ था। ये महान संस्कृति चिंतक, शिक्षा शास्त्री, साहित्यिक तत्ववेत्ता, प्रकृति प्रेमी तथा गांधीवादी विचारकों में से एक थे। यह लेख प्रकृति का सानिध्य, इस लेख के माध्यम से लेखक हमें प्रकृति के समीप ले जाने का अभूतपूर्व प्रयास करते हैं। उनका यह लेख प्रकृति से मनुष्य के संबंध को दर्शाता है। उनके विचार से प्रकृति एक परिवार की तरह है, जिसमें पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ ही नदी, पहाड़ और मनुष्य भी शामिल है। यदि प्रकृति से मनुष्य पूरी तरह अलग हो जाए तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। विकास के लिए प्रकृति का उसी हद तक प्रयोग होना चाहिए जिस हद तक यह स्थिति सहने लायक हो। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है, वह अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ महसूस करता है तथा उसके चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद है उसका सेवन करता है। क्या आप जानते हैं कि यह विशेष प्रकार का आवरण क्या है? यह वातावरण है जो प्रकृति के सानिध्य से बनता है। जरा कल्पना कीजिए, ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा तथा बर्फ के शिखर, इनसे मेरा क्या लेना देना? इनके दर्शन और सहवास के लिए मैं क्यों तरसता हूँ? इन पहाड़ों को देखने से क्या मिलता है? ये विचार अथवा आशंकाएं मेरे मन में कदापि नहीं उठी, लेकिन कई व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों में मुझसे पूछा है। इतना ही नहीं, मेरी आलोचना भी की है। तो इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि लेखक एक प्रकृति प्रेमी हैं। उन्हें बादल, कोहरा, बर्फ के शिखर, पहाड़ों इत्यादि को देखने के बाद अत्यंत सुख का अनुभव होता है। लेखक हमें वातावरण क्या है यह भी समझाते हैं कि हम एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरे हैं जिसे वातावरण कहते हैं और उसी के अंतर्गत सभी चीज़ मौजूद है। अब आगे पढ़ते हैं। काका साहब जैसे गंभीर पुरुष, विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवर देखने के लिए घूमे होंगे। जान जोखिम में डालते हैं, यह तो है ही, लेकिन ज़िंदगी के कीमती दिन इस तरह बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित उत्साहपूर्ण वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। यह कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह एक दो स्नेहियों ने कहा और लिखा भी है। तो इस पंक्ति के माध्यम से हम ये समझते हैं कि लेखक के पास कुछ ऐसे पत्र आते हैं जिनमें उनकी तारीफ़ की जाती है, कुछ आलोचना भी की जाती है, और कुछ स्नेहियों ने जो उनके परिचित है, उनके जानने वाले लोगों ने, उनके प्रशंसकों ने उनके लिए पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लेखक के बारे में उनके गुणों का व्याख्यान किया है। अब लेखक कहते हैं, उनको क्या जवाब दूँ? मैंने तो इतना ही कहा कि असल में इन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में से ही एक प्राणी मैं भी हूँ। भूल से ही आप लोगों की सयानी दुनिया में आ गया हूँ। अर्थात लेखक को पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम है, इसलिए कभी कभी जंगल के वातावरण की प्राकृतिक परिस्थितियों के लिए तरसता हूँ, और जब असह्य हो जाता है, सहने लायक नहीं रहता, तब वहाँ हो आता हूँ। वास्तव में हम सब प्रकृति के बालक हैं। शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछुड़ गए हैं, अन्यथा पेड़ पौधों के बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। तो लेखक हमें समझाते हैं कि हम सब प्रकृति की संतान हैं। हमने शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया, एक बनावटी नकली दुनिया खड़ी करके हमने प्रकृति से दूरी बना ली है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, शहरों में कुछ लोग अपने घरों में बगीचे बना लेते हैं, दो चार पौधे उगा लेते हैं और उन्हें लगता है कि वे प्रकृति से जुड़ गए हैं।
जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह कैसी बात है? यह ₹1.25 या 4 आने देकर गोदान जैसी समस्या का समाधान करने जैसी बात है। कुदरत के बीच जब तक हम बालक जैसे ना दिखाई दे, तब तक हम स्वयं को कुदरत से जुड़ा हुआ नहीं कह सकते हैं। लेखक आगे कहते हैं, किसी पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जब एक ओर असंख्य शिखरों को अनेक रूप और दूसरी ओर नीचे मैदान का सुदीर्घ विस्तार और उसके अंदर चमकती 2-3 नदियों की मोर की रेखाएं देखता हूँ, तब यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल विश्व का निवासी हूँ। फिर जीवन सार्थक लगने लगता है और मैं एक तरह की कृतार्थता को अनुभव करता हूँ। तो इस पंक्ति के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक हमारे सामने यह भाव रखते हैं कि जब लेखक किसी पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर वहाँ से असंख्य शिखरों को देखते हैं और फिर पहाड़ से निकलती हुई असंख्य नदियों जो चमकती है उन्हें देखते हैं, तब उनके अंदर एक विचार उत्पन्न होता है कि वह एक विशाल विश्व के निवासी है, एक बहुत बड़े विश्व के निवासी है और उन्हें उनका जीवन सार्थक लगने लगता है। वे एक तरह के आशीर्वाद का अनुभव करने लगते हैं, वे एक तरह का कृतार्थता का अनुभव करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अपरिचय की भड़क मिटने के बाद पेड़ और उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं, विश्वासपूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। पशु पक्षी भी मुझे एक क्षण के लिए दुश्मन के तौर पर देखने के बाद मेरी आंखों में आदमियत नहीं वरन आत्मीयता देखते हैं। मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श पशु पक्षी नहीं जानते, क्योंकि मानव जाति का उनका अनुभव बहुत कड़वा है। हम जैसे हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी आदमियत शब्द इस्तेमाल करते होंगे, उसमें अपना साड़ा कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे। कुछ पाले हुए कुत्ते या पक्षियों को स्वजन द्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करे, पशु तो पशु ही है और पक्षी पक्षी, लेकिन आदमियत का रंग लाने से वे बिगड़ गए हैं। तो लेखक कहते हैं कि पेड़ और उनके पत्ते भी उनसे बातें करते हैं, विश्वासपूर्वक उन्हें अपने सुख दुख की गाथाएं कहानियां प्रस्तुत करते हैं। पशु पक्षी कभी कभी लेखक को दुश्मन की तरह समझते हैं, लेकिन कुछ क्षण बाद ही उन्हें उनमें आत्मीयता दिखाई देने लगती है। लेखक कहते हैं कि मानवता के जो हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श है, वे तो पशु पक्षी नहीं जानते, क्योंकि उनका जो अनुभव है मनुष्य के साथ वह बहुत ही कड़वा है। हम जैसे हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी शायद आदमियत शब्द का इस्तेमाल भी वैसे ही करते होंगे। लेखक कहते हैं कि एक ज़माना था जब देहात और जंगल के पशुओं के साथ अपनी आत्मीयता लेखक बहुत ज़्यादा महसूस करते थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपनापन महसूस होता था। जब मैं सिंहगढ़ में रहता था तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देख मुझे धन्यता महसूस होती थी। हिमालय में कभी कभी नाटे बने हुए मनुष्यों और जानवरों को देखकर दुख होता है और उनका सारा विषम जीवन क्रम मेरी नज़र के सामने से गुजरता है, लेकिन यह तो जब तक उनको देखता हूँ तब तक ही। बाकी समय तो पेड़ पत्तों से और उनके बीच से रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जागती है और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं बल्कि शताब्दियों से गिनती चलती है। देहरादून के पास गुच्छू पानी और सहस्त्रधारा देखने गया था। वे प्रसंग किसी तरह भुलाए नहीं जा सकते। हजारों साल तक उनका चरित्र समझने का प्रयत्न करते मुझे मुश्किल नहीं होती और वहाँ अनेक चिंदी वाले पत्थरों को हाथ में लेते ही भूगर्भ विद्या की मदद से उनकी जन्म कथा के साथ मैं भी समरस होता था। तो हम देखते हैं कि काका कालेलकर कह रहे हैं कि हिमालय में जब वे मनुष्यों और जानवरों को देखते हैं तो उनके बीच की असमानता उन्हें दिखाई पड़ती है
और उन्हें यह कुछ क्षण तक ही याद रहता है, क्योंकि बाकी समय तो वे पेड़ पत्ते व उनके बीच से निकलने वाले रास्तों से जो झरने दिखाई देते हैं उनसे उन्हें आत्मीयता, अपनापन का अनुभव होने लगता है। लेखक आगे कहते हैं कि देहरादून के पास एक गुच्छू पानी और सहस्त्रधारा देखने वे गए थे और वह प्रसंग वह कभी भी नहीं भुला सकते। आगे बढ़ते हैं। 5-7 हजार फुट की ऊंचाई पर मसूरी में जाने के बाद लगता है कि यहाँ के जंगलों पर साम्राज्य का उपभोग करने वाले बादल ही मेरे समकक्षी है। कभी कभी एकाध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक की घाटी लांघ कर जाते हुए देख मुझे ऐसा लगता है कि पक्षी होकर नहीं, लेकिन बादल होकर इन शिखरों के बीच में व्योम विहार जरूर करो। यहाँ पर समकक्षी का अर्थ है बराबरी का, और व्योम विहार कहने का मतलब है आकाश में विहार, आकाश में उड़ना। तो लेखक कहते हैं कि 5-7 हजार फुट की ऊंचाई पर जो मसूरी है, मसूरी में जाने के बाद उन्हें कैसा लगता है? उन्हें लगता है कि यहाँ के जंगलों पर, मसूरी के जंगलों पर साम्राज्य का उपभोग करने वाले ये बादल उनके समकक्षी है, अर्थात बादल उनके बराबरी का है। और कभी कभी एकाध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक घाटी लांघ कर जाते हुए लेखक को ऐसा लगता है कि पक्षी होकर नहीं, लेकिन बादल इन शिखरों के बीच में से आकाश में घूम रहे हैं। आगे, इन चीर हिम शिखरों में और उन पर विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है, इसलिए उनके दर्शन को तरसता हूँ। ये बादल देखते ही देखते अपना आकार, अपना स्वरूप और अपना गठन भी बदलते रहते हैं। बादल आगे पीछे, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में दौड़ते हैं और फूलते हैं और पिघल जाते हैं। क्षण में श्वेत, क्षण में श्याम और क्षण में वर्ण विहीन। ये बादल कहते हैं, परिवर्तन से न अकुलाना हमारा व्रत है। परिवर्तन का आनंद लेना और बाद में उससे परे होना ही हमारी जीवन साधना है। यह कहते कहते ये बादल ये बादल बारिश बन गए और उन्होंने हमें नखशिखांत भिगो दिया। तो लेखक कहते हैं कि हिम शिखरों, चीर हिम शिखरों में से और उन पर विहार करने वाले बादलों, घूमने वाले बादलों में मनुष्य को प्रेरणा देने की, सूचना देने की अनंत शक्ति है, इसलिए लेखक इनके दर्शन को तरसते हैं। ये बादल देखते ही देखते अपना आकार, स्वरूप और गठन भी बदलते रहते हैं। ये आगे पीछे, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में दौड़ते हैं, फूलते हैं और पिघल जाते हैं। क्षण में कुछ ही पल में सफ़ेद, कुछ ही क्षण में काले और कुछ ही क्षण में वर्ण विहीन हो जाते हैं। ये बादल कहते हैं, परिवर्तन से न अकुलाना। अकुलाना शब्द का अर्थ होता है घबराना। परिवर्तन से न अकुलाना हमारा व्रत है, अर्थात वह परिवर्तन का आनंद लेते हैं और बाद में उससे परे होना ही हमारी जीवन साधना है। लेखक आगे कहते हैं कि ये बादल देखते ही देखते बारिश बन गए और उन्होंने उन्हें नखशिखांत भिगो दिया, अर्थात पूरी तरह भिगो दिया। तो यह था लेखक काका कालेलकर के द्वारा लिखित लेख प्रकृति का सानिध्य। अब आप सभी बच्चे इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों को अच्छी तरह पढ़ेंगे और इन्हें याद करने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। इसके साथ ही आप अभ्यास को स्वयं करने का प्रयास करेंगे।